तो बेटा कोई भी एग्जामिनेशन हो ना तो उसमें ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो हम लोग डायस्पोरा टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ये इंटरेस्ट नहीं रहता यूपीएससी का कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप दो। वो बस क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपकी समझ कितनी है। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत समझ है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो आंसर बना ही देते हैं बच्चे। सब आपके जैसे होता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत टैलेंटेड होते हैं और उनको सब पता है, हम तो लिख नहीं पाएंगे। ये सब बेबुनियादी बात है। आप थोड़ा सा प्रयास करोगे ना, जैसे जैसे आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, ध्यान रखिए आप, ठीक है। सिर्फ सोचने की जरूरत है, उस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, मान लिया हमें बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन नॉलेज के आपके जीवन में, जीवन जीना भी एक कला है। तो नॉलेज है आपके पास, लेकिन नॉलेज आप अपने जीवन को प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं उसको, ठीक है। तो फिर क्या है, क्या फायदा ऐसे जीवन का है? तो फायदा ये है कि हमारा जो ज्ञान है वो हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करेंगे। तो ये जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि डायस्पोरा क्या होते हैं, ये तो क्या हो गया भाई, ये तो एक प्रकार का समझना हो गया कि डायस्पोरा क्या होते हैं। बट डायस्पोरा के चैलेंजेस क्या है, जैसे मैंने बताया क्या क्या इश्यूज हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है, अमेरिका में आपने देखा होगा रेशियल अटैक्स होते हैं। अमेरिका में रेशियल अटैक्स होते हैं। अब रेशियल अटैक का मतलब क्या हो गया, काले लोगों पे हमला किया जाता है। तो भारतीयों पे क्या होता है, सेफ्टी इश्यूज है मतलब। तो आपसे पूछे कि बताइए क्या इश्यूज हैं इंडियंस के अब्रॉड में, विदेश में, तो कहीं भी आप निबंध वगैरह भी लिख रहे होंगे तो आप बता सकते हैं कि उनका क्या है, द इश्यूज ऑफ सेफ्टी ऑफ इंडियन अब्रॉड, ऐसा आप लिख सकते हैं। शूट आउट हो जाता है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में भी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ मारपीट कर दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे इश्यूज जो हैं, जब कभी एग्जामिनेशन में अगर आप लिखें, अभी हाल में ही इटली का इशू हुआ है, देखो आप, इटली का भी इशू हुआ है, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, रिसेंटली 2-4 दिन पहले की बात है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो है, एक फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं कि ऐसे एग्जाम्पल कहीं भी देखें, जैसे कहीं पे पता चला कि भारतीयों पर अटैक हुआ है, तुरंत आप उसको नोट डाउन करो। आपको दिखेगा हाँ अटैक है, लेकिन इस न्यूज को हम कहां फिट करेंगे कि देखो अभी ऐसा हुआ था। तो अभी आपने देखा, देखो प्रॉब्लम देखा, लेकिन कोई भी आदमी प्रॉब्लम देखेगा, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आप स्टेप क्या ले रहे हैं उसके लिए, कि हम सिर्फ प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। मतलब भारतीय, अब देखो हमारे जो भारतीय इंडियन है, अभी आपने देखा ऑपरेशन गंगा, ये सब सुनते ना आप, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चे जो एग्जाम देते हैं तो रट्टा मार लेते हैं कि हाँ भाई ये ऑपरेशन कावेरी कहाँ हुआ था, लेकिन अगर एक अंडरस्टैंडिंग करने वाला इंसान है तो वो ये सोचेगा कि हमारे जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं, सूडान में भी क्या समस्या चल रही है, या फिर इजराइल में क्या समस्या चल रही है। तो अब कोई भी भारतीय है और वो विदेश में रह रहा है और उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो भाई विदेश में कौन समझेगा। विदेश में हमारा जो एम्बेसी है वहां, या जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके लिए अलग ही मंत्रालय है, उसके लिए हमारे एम्बेसडर्स काम करते हैं वहां, और उनका काम होता है क्या कि हमारे भारतीयों की सुरक्षा करना। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारे भारतीयों की सुरक्षा की जाए। तो जब भी कोई भारतीयों के साथ इश्यू होता है तो हमारी भारत सरकार रिस्पॉन्ड करती है। आपने देखा होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं क्या, अभी गल्फ कंट्रीज में ना फांसी हुई थी, आपको पता है, हमारे भारतीयों को फांसी हुई थी, वहां पे बचा लिया गया था ना, उनको वापस आए थे वो। तो ये क्या है, ये सरकार क्या स्टेप्स लेती है, सरकार उनको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे अपने भारतीयों के हितों की सुरक्षा करती है, ये चीज पे ध्यान रखो। तो ये चीज पे आप ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर बन जाएगा कि सरकार ने क्या स्टेप्स लिए। तो स्टेप्स में क्या बताओगे, स्टेप्स में वही ऑपरेशंस लिख सकते हो कि भाई ये ऑपरेशंस हुए हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशंस हुए थोड़ा सा लिख लो आप, एक सेकेंड है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये आपके काम आएगा, कभी भी आप लिखोगे ना तो ये हमेशा के लिए आपको काम आएगा। तो लिख सकते हैं आप, मैं आपको वो, चलिए लिखिए, वेरियस इवैक्यूएशंस ऑपरेशंस बाय इंडियन गवर्नमेंट, वेरियस
इवैक्यूएशन ऑपरेशंस बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में प्रीलिम्स में आपसे पूछते हैं कि बताइए, तो ये आप इस चीज को आप बता सकते हैं जब आप मेंस में लिख रहे हो कि भारत सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं। योजनाएं लिख दो, स्कीम्स लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आपको पता है आप लिख सकते हैं। जैसे आपने बताया तीर्थ, कौन सी योजना बताई थी अभी, बताई थी प्रवासी तीर्थ योजना, वो याद रहना चाहिए और ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि मैं इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा और हम क्या क्या पॉइंट्स हमको याद रहेंगे। बस यही एक रिकॉल। अब ये रिकॉल देखो, आप कितना ही पढ़ लो, जब तक आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत अजीबोगरीब लगेगा कि नहीं यार ये कैसे होगा, नहीं हो सकता है। लेकिन ना जैसे जैसे आप उसको डील करना सीखोगे, रिकॉल करना, तो आपको एक आदत बन जाएगी चीजों को रिकॉल करने की, चीजों को एक साथ इंटीग्रेटेड करने की, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना। और जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको ये समझ में आएगा इस चीज में हमने क्या पढ़ा और हम क्या लिख सकते हैं। ऐसे कोई पहले से फॉर्मेट बन के नहीं आता है। हाँ ये जरूर है कि हमने डायस्पोरा से रिलेटेड जो है सारी कंटेंट एक जगह रखी है, सारी चीज हमको पता है कि ऐसा बना तो हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा बना तो ऐसा लिखेंगे क्वेश्चन। तो ऑपरेशन कावेरी कब स्टार्ट हुआ था? 2023 में। ऑपरेशन कावेरी जो है 2023 में। और ये किसके लिए था? ये था टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम सूडान। ठीक है, टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम सूडान। सूडान से जो है भारतीयों को लाने के लिए, सूडान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था 2023 में। ठीक है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा 2022, ऑपरेशन गंगा 2022 टू रेस्क्यू इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन in the middle of a war with Russia। युद्ध चल रहा था, उसी समय हमने जो है अपने भारतीयों को इवैक्यूएट कर दिया यूक्रेन और रशिया वॉर से। फिर उसके बाद है ऑपरेशन देवी शक्ति। ये 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति था। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में था और ये अफगानिस्तान से भारतीयों को लाया गया था टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान। और आपको पता होगा कि इंडियंस को जो है कोविड-19 का जब पैंडेमिक चला था, कोविड-19 के दौरान भारतीय फंसे हुए थे पूरी दुनिया में, तो उनको लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था 2020 में। वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया था 2016 में। ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में चलाया गया था टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम साउथ सूडान। ठीक है, 2016 में। उसके बाद ऑपरेशन राहत चलाया गया था 2015 में। ऑपरेशन राहत चलाया गया था 2015 में टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम यमन। ठीक है, तो ये कुछ जो है ये आपके ऑपरेशंस हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कुछ और मैं देखता हूँ, कुछ रह गए हो तो बताता हूँ आपको, क्योंकि ये काफी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम होगा
ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ से आप लिखिए, चलिए ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है आपको ठीक से? क्या आपको दिख रहा है ठीक से बेटा? कंफर्म करेंगे। तो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु है, ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु हमारे इंडियन डायस्पोरा के लिए या हमारे जो भारतीय हैं उनके लिए सरकार की तरफ से जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और डायस्पोरा का जब भी टॉपिक होगा तो आप उसको ठीक से लिख सकते हैं। इससे आंसर जो है ना आपको कंटेंट मिलेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट लिख सकते हैं, इजी होगा बहुत। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो चलाया गया था ये नेवल ऑपरेशन था, नेवल ऑपरेशन, नेवी के द्वारा, नेवल ऑपरेशन एज ए पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट्स टू ब्रिंग होम इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, समुद्र के द्वारा, कोविड-19 के दौरान समुद्र के द्वारा जिन भारतीयों को वापस लाया गया था जो विदेश में फंसे हुए थे, तो उसी के लिए ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से एक ऑपरेशन इंसानियत चलाया गया था 2017 में, ऑपरेशन इंसानियत चलाया गया था 2017 में। ऑपरेशन इंसानियत जो चलाया गया था, आपको पता है कि म्यांमार में जो जिस प्रकार से वहां जो है मिलिट्री शासन आ गया था, आ गया है, मतलब मिलिट्री शासन है वहां पे अभी। तो ऐसे में वहां आप देखेंगे कि वहां जो रिफ्यूजीज हैं जिनको हम रोहिंग्यास कहते हैं, रोहिंग्यास म्यांमार से, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया रोहिंग्यास रिफ्यूजीज किससे रिलेटेड है, तो रोहिंग्यास रिफ्यूजीज जो हैं वो म्यांमार से रिलेटेड है। और ये कहाँ पे आए? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हुआ था उसके लिए भारत ने इनको सपोर्ट किया था, बांग्लादेश को। तो इसी का नाम है ऑपरेशन इंसानियत, जो कि 2017 में चलाया गया भारत सरकार के। देखेंगे ऑपरेशन निस्तार 2018 में चलाया गया, ऑपरेशन निस्तार 2018 में चलाया गया। और ये जो निस्तार 2018 में चलाया गया था ये एक नेवल ऑपरेशन था, एक नेवल ऑपरेशन था। और यहां पे आप देखेंगे यमन में जो साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था, और ये सीवियर साइक्लोन था। और यहां पे जो है उसके लिए ये ऑपरेशन निस्तार चलाया गया था। अभी हमने वैसे देखा है बट इसमें है तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान में जो सिचुएशन जिस तरीके से बनी थी 2021 में, तो हमने भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए वहां से जो है क्या किया था, हमने ये ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था क्योंकि तालिबान ने जो है वहां शासन ग्रहण कर लिया था। तो ऐसे में भारतीयों की सुरक्षा का प्रश्न था, तो इंडियन नेशनल्स को जो है वहां से लाया गया। और इसमें इंडियन नेशनल के साथ साथ अफगान 6 फ्रॉम अफगानिस्तान। वंदे भारत की तो हम बात पहले ही कर चुके हैं, वंदे भारत की बात कर चुके हैं। वंदे भारत कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो है अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ये चलाया था, ठीक है। वंदे भारत 2020 में हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 2023 में चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त।
2023 में चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। तो जो ऑपरेशन दोस्त है, ये ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था सीरिया और टर्की में। सीरिया और टर्की में ये ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था 2023 में, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये ऑपरेशन दोस्त चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। हम ऑपरेशन गंगा के बारे में तो देख ही चुके हैं कि ऑपरेशन गंगा जो है ये हम डिस्कस कर चुके। यूक्रेन और रशिया के वॉर में जो है फंसे हुए जो हमारे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए 2022 में चलाया गया था ये। हम ऑपरेशन कावेरी की भी बात कर चुके हैं, ये शायद पूछा गया है अभी एग्जाम में, आपको मालूम होगा। ऑपरेशन कावेरी पे प्रश्न आया था, आपको मालूम होगा, है ना। तो ऑपरेशन जो कावेरी है इसने क्या किया है, भारतीयों को रेस्क्यू किया है सूडान से। सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी अनस्टेबिलिटी है। यहाँ पे जो आर्मी है और यहाँ के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में जो है टेंशन चल रहा है। तो इस उद्देश्य से जो है यहाँ पे इनको वापस लाया गया ऑपरेशन कावेरी के द्वारा। उसके बाद हमने ये देखा, लेकिन 2024 का एक ऑपरेशन है इंद्रावती। ऑपरेशन 2024 का, ऑपरेशन 2024 का, ऑपरेशन 2024 का ये जो है इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती 2024, ये जो है हैती में शायद मैंने 2016 का ये देव शक्ति के बाद आप एक लिख सकते हैं इनको, समुद्र सेतु और वंदे भारत मैंने आपको बताया था ये मिशन कोविड-19 के दौरान हुआ था। उसके बाद फिर संकट मोचन साउथ सूडान है, ऑपरेशन राहत यमन में चलाया गया। तो ये एक्शन के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ऑपरेशन समुद्रगुप्त was launched by Operation Samuddragupta was launched by the NCB in January 2022. जनवरी 2022 ठीक है। किसके लिए किया गया ये, क्योंकि भारत में जो है ये प्लान है कि इंडिया को ड्रग फ्री किया जाए 2047 तक। ठीक है, भारत में क्या होता है, भारत में जो स्मगलिंग वगैरह होती है, ठीक है, ये स्मगलिंग वगैरह होती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसके द्वारा ये चलाया गया था। और ये स्पेशली ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया उसको रोकने के लिए चलाया गया था। टैकलिंग ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया को जो है ड्रग फ्री बनाना है 2047 तक। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, दो चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया हैज बिकम अ ट्रांजिट हब एज वेल एज डेस्टिनेशन फॉर ड्रग्स प्रोड्यूस्ड इन गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है ये। गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट, क्या है ये, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट।
अब देखिए यहाँ पे आपको मैप में समझना पड़ेगा कि गोल्डन क्रेसेंट कहाँ पर है। ये वाला एरिया है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। ये यहाँ पे जो है गांजा, अफीम, चरस, ये सब जितनी चीजें होती है ना, स्मगलिंग वगैरह, ये सब ये क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हम गोल्डन क्रेसेंट। तो पूछ सकते हैं गोल्डन क्रेसेंट क्या है करंट अफेयर्स में, ठीक है। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको, इसका एरिया समझना। और उसी प्रकार से जो गोल्डन ट्रायंगल है वो कहाँ पे है, आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। ये गोल्डन क्रेसेंट है, ठीक है। आपने मैप बना लिया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसे हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, इसे हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे है ये मैप के द्वारा। तो यहाँ पे हमने जो है, जो हमने चीजों को देखा और यहाँ पे समझा, वो हमने ये अभी डिसाइड किया, हमने ये अभी पढ़ा है कि कौन कौन से सरकार के द्वारा अभी हाल में ऑपरेशन चलाए गए जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स कवर किया है। और साथ ही साथ जो हम इंडियन डायस्पोरा पढ़ रहे हैं, उस इंडियन डायस्पोरा में हमने ये समझा कि सरकार हमारी कैसे जो है सेंसिटिव है। अभी आपकी ड्यूटी ये और बनती है, वैसे तो मैं लगातार आपको अपडेट करता ही रहता हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो वो जो है आप कहीं ना कहीं, जो कि डायस्पोरा से रिलेटेड है, तो आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इसको आप एग्जाम में अपडेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी रेमिटेंसेस की बात आती है, देखो रेमिटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ द रेमिटेंसेस है अक्रॉस द ग्लोब, ये मैंने कल भी आपको बताया था। तो कभी कभी क्या आता है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यूएस, यूके एंड सिंगापुर। रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं, रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा आते हैं यूएस से आते हैं, यूके से आते हैं और सिंगापुर से आते हैं। लगभग 30%, टोटल जो 100% है उसका 36% यही से रेमिटेंसेस आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस यूएस से आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो यूएई है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपके पास हो गई, मेंस में तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है, मेंस में तो आप लिख ही सकते हैं। और आप थोड़ा सा ऐसा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लिया उन्होंने इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में पूछा, तो आंसर आपको लिखने के लिए कंटेंट चाहिए। प्रॉब्लम तो वही है ना, कंटेंट नहीं मिलते आपको लिखने के लिए। तो थोड़ा सा आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा ना, इन्फॉर्मेशन लोडेड थोड़ा रहेंगे, तो आपका आंसर थोड़ा बड़ा बन सकता है। तो आप बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं विश्व बैंक के अनुसार से 2023 में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने 2023 में डेटा जारी किया था कि 125 बिलियन डॉलर जो है वो भारत को रिसीव होते हैं। ये 2023 की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक ने बोला था, विश्व बैंक ने बोला था, इंडिया रिसीव्ड एन एस्टिमेटेड, ठीक है बेटा, इंडिया रिसीव्ड एन एस्टिमेटेड 125 बिलियन डॉलर इन रेमिटेंसेस इन 2023 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कहीं भी काम आएगी आपको, मैं इसके आंसर लिखने में। दूसरा आप लिख सकते हैं शेयर ऑफ रेमिटेंसेस इन द इकोनॉमी, शेयर ऑफ रेमिटेंसेस इन द इकोनॉमी इज अराउंड 3.4% of the GDP. Share of remittances in the economy is around 3.4% of the GDP. ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं।
ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिए, जिसमें लिखिए रोल ऑफ डायस्पोरा, लिखिए रोल ऑफ डायस्पोरा इन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, रोल ऑफ डायस्पोरा इन प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई बताइए उनकी सांस्कृतिक भूमिका क्या है, मतलब जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, डायस्पोरा हैं, ठीक है, भारतीय संस्कृति के विकास में, संरक्षण में उनकी क्या भूमिका है। तो फिर आप वहां पे बता सकते हैं कि देखो अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी आपको पता होगा मेरे ख्याल से एक कंट्री है जहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। देखो थोड़ा सा क्लिक करो, आपको याद आ रहा होगा, किसी को पता है तो बताओ मुझे। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, देखो कौन सा देश है, थोड़ा सा सोचो, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा सोचो, आपको समझ में आएगा। बताओ विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बेटा किसी को तो पता होगा 100%। किसी को नहीं पता? विश्व हिंदी सम्मेलन देख के बताओ कहाँ पे हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, लेटेस्ट विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? यही सब चीजें हैं ना जो अब करंट अफेयर्स आप पहले पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था हिंदी सम्मेलन में कितनी चर्चा की थी मैंने, शायद आपको भूल जाते हैं। तो क्या करो, ध्यान से सुनो सभी लोग जो पढ़ रहे हैं। जैसे मान लिया अब डायस्पोरा का टॉपिक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो डायस्पोरा के नोट्स बना के लिख दो, उस पर हेडिंग डाल दो डायस्पोरा। तो जब भी आप जैसे मान लीजिए जीएस सेकंड पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस सेकंड पेपर के हाँ टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, तो ये आप आइडेंटिफाई करो टॉपिक नंबर कौन सा है ये। तो जब भी जीएस सेकंड पेपर को देने जाओगे तो क्या करोगे आप, जीएस सेकंड पेपर को देने जाओगे तो वो सारे टॉपिक उठा के एक एक टॉपिक उठा के उसका रिवीजन कर लो, एक एक टॉपिक उठा के उसका रिवीजन कर लो कि हाँ साहब जीएस सेकंड पेपर मेरा तैयार है, ठीक है। और जब भी कोई नए मैं भेजता हूँ तो अपने नोट्स में जाके अपडेट कर लो। तो आप लिखोगे तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मतलब आपको याद रहेगा, आपको याद रहेगा डेली बेसिस पे, क्योंकि आप डेली काम कर रहे हैं। जब भी न्यूज मिला हाँ ये अपडेट करना है, देख लो मैं तो भेजते रहता हूँ इसीलिए आपको। तो भेजा आपने मेरे हिसाब से, हाँ बेटा फिजी में हुआ था, एकदम सही बोला, वेरी गुड, है ना। तो आपसे पूछा गया एग्जाम में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको करंट अफेयर्स तैयार हो गया, फिजी में हुआ था, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा पवन, ठीक है। चेतन आपने भी भेजा, बहुत अच्छी बात है। तो फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये यहाँ पे हुआ था फिजी में। तो अभी देखो और एक चीज ध्यान रखो कि फिजी में डायस्पोरा ज्यादा है, और फिजी आप जाएंगे, फिजी है, मॉरिशस है, तो यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। अब देखो ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक कल्चर है, हमारी भाषा, हमारी बोली। कहीं भी आप विदेश में जाके कितने खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा देखो यार ये लोग भी हिंदी बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, क्या प्रमोशन हो रहा है, क्या लिखोगे, प्रमोशन लिखोगे। आप बताओगे उनको पहले कि जैसे फिजी है तो फिजी ने अभी जो है हाल में ही, ऐसे लिखोगे कि फिजी ने हाल में ही क्या किया है, हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया, ऐसे लिखोगे। और इस बात का परिचायक है ये इंट्रोडक्शन है कि देखो विदेशों में हमारी जो डायस्पोरा है वो किस तरीके से हमारी भाषा को प्रमोट कर रहा है। और इतना ही नहीं, फिजी रिकॉग्नाइज हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मान लिया उन्होंने पूछा कि किस देश ने अभी हाल में ही हिंदी भाषा को एज ए आधिकारिक भाषा के तौर पे कह सकते हैं रिकॉग्नाइज किया है। तो उसमें वो क्या करेंगे मालूम है, उसमें अमेरिका नहीं देंगे, वो भी इतने चालाक है, मॉरिशस दे देंगे,
फिजी दे देंगे, फिर लिख देंगे नीचे दोनों, तो आप वहीं पे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन ये नहीं देंगे कनाडा, नहीं देंगे, ठीक है। और कनाडा में तो आपको पता ही पंजाबी लोग रहते हैं, कनाडा में सबसे ज्यादा पंजाबियों का समूह रहता है, ठीक है। तो यहां पे मैं जो आपसे कह रहा हूं उसमें आप लिखो कि फिजी रिकॉग्नाइज हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और ध्यान रखो, आज जो हमारी नेटिव लैंग्वेज स्प्रेड हो रही है वो डायस्पोरा के कारण हो रही है, बिकॉज डायस्पोरा, ठीक है। अच्छा अब देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, रामलीला होती है, हमारे यहाँ रामलीला होती है, रामलीला तो आप जानते होंगे। तो रामलीला इंडोनेशिया में भी होती है, रामलीला इंडोनेशिया में भी होती है। तो हमारे जो ट्रेडिशंस और फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस और फेस्टिवल है वो इंडोनेशिया में भी हो रहे हैं। तो आप उनको बता सकते हो कि रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ ईस्टर्न कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया। तो ये पॉइंट आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो? फिर आप बता सकते हो कि कुछ डायस्पोरा ऐसे हैं जैसे कि सलमान रश्दी हैं, सलमान रश्दी एक डायस्पोरा और हैं जो सलमान राइटर हैं, ये सलमान रश्दी हैं, राजा राव हैं, राजा राव, ठीक है। एक और है अमिताभ घोष, अमिताभ घोष, ये सब क्या राइटर्स हैं जो इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन राइटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। और वैसे ही फीमेल राइटर्स भी हैं, फीमेल राइटर्स में अनीता देसाई हैं, अनीता देसाई, उसके बाद भारती मुखर्जी हैं, उसके बाद फिर आप देखेंगे कमला मार्केंडे हैं, कमला मार्केंडे, ठीक है। क्या लिखेंगे? कमला मार कमला मार्केंडे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जहां पे भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा उन्होंने अगर कल्चर के बारे में पूछा है तो देखो सोच सोच के आंसर बनाया जाता है, इतना रेडीमेड आपको कहीं नहीं मिलेगा कि नहीं साहब ये रखा हुआ है बस लिख दो। थिंकिंग एबिलिटी, तो यही तो टेस्ट है कोई भी एग्जाम का कि थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। देखिए सीएपीएफ का जो आपका 300 वर्ड्स में आपका लिखा जाएगा आंसर, 300 शब्द, तो 300 शब्द में जो आपको लिखा जा रहा है जितना आप सटीक लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो अगर आप सटीक लिख नहीं पाओगे, इन्फॉर्मेशन सही दे नहीं पाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब सोचो आप आईएएस एग्जामिनेशन में तो 1200 शब्दों में लिखना है और यहाँ तो 300 में लिखना है, तो 300 शब्द तो आप आराम से लिख सकते हैं, छोटी छोटी जानकारी भी होगी तो आप अपने आंसर को बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लिखेंगे व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस challenges faced by diaspora and strengthen ties with them। तो क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि भारत सरकार की तरफ से कौन से प्रयास किए गए हैं कि जो डायस्पोरा की जो चुनौतियां हैं, वो जो चुनौतियां फेस करते हैं, तो
या डायस्पोरा के संबंध में भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, ठीक है, किए गए प्रयास, ऐसा लिख सकते हैं, जिससे हमारे और उनके मजबूत क्या हो, संबंध हो। तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे क्या कि देखिए ऐसा था कि पहले सरकार ने एक डिसीजन ये लिया था कि हमारे जो ओवरसीज हैं उनके लिए एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो उनके लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी, अलग से मंत्रालय बनाया गया था, प्रवासी भारतीय मंत्रालय, प्रवासी भारतीय संबंधी मंत्रालय अलग से बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया, 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, विदेश मंत्रालय होता है, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो ये चीज का भी उपयोग आप कहीं कर सकते हैं कि उनके लिए पहले अलग से मंत्रालय बनाया गया था, फिर 2016 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। उसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि देखिए एक चीज मैं आपको और जानकारी दूं, एक कमेटी बनाई गई थी बेटा डायस्पोरा के लिए, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था LM सिंघवी कमेटी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, LM सिंघवी, LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी समिति, ये बनाई गई थी। और जो LM सिंघवी समिति बनाई गई थी ये 2002 में बनाई गई थी, ठीक है। LM सिंघवी समिति किससे संबंधित है, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन गया, देखो आप, LM सिंघवी समिति किससे संबंधित है, डायस्पोरा से। तो LM सिंघवी समिति जो बनाई गई थी 2002 में बनाई गई थी, और एक उच्च स्तरीय समिति थी ये, जो कि इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड थी। तो इसकी कह सकते हैं कि इनके लिए और क्या किया गया, इनके लिए आप देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस, मैंने बताया आपको, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान, ये पॉइंट लिख सकते हैं खाली बस, प्रवासी भारतीय सम्मान, प्रवासी भारतीय केंद्र, प्रवासी भारतीय केंद्र, ठीक है। कुछ क्या किया गया, प्रवासी भारतीय दिवस तो मैं आपको उसके बारे में कल बता ही चुका हूं कि गांधी जी जिस दिन आए थे, प्रवासी थे, वो साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी को लौट के आए थे, 9 जनवरी को मनाया गया। तो हर दो साल पहले, एक साल में मनाया जाता था, 2003 से मनाया जा रहा है। ये बेसिक चीजें हैं, प्रीलिम से पूछी जा सकती हैं। आपको याद रखना होगा कि अभी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में बनाया गया, मध्य प्रदेश में बनाया गया। आप थोड़ा सा एक काम और कर लेना, उसका थीम लिख लेना, ठीक है। एक और चीज ध्यान आ गई, थीम इसकी क्या है, तो थोड़ा नेट पे सर्च मारना कि थीम इसका क्या है, बस प्रवासी भारतीय का लिख देना। तो थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बट ठीक रहेगा आपके लिए, है ना। पूछ लिया तो फिर पता चला तैयारी बेकार हो गई, क्या फायदा। ठीक है, हमने प्रवासी भारतीय की बात कर दी। फिर आप रिसर्च एंड एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, बताया था ज्ञान, क्या क्या बताया था मैंने आपको, बताओ, अभी मैंने बताया था आपको, वज्र ज्ञान बताया था, तो वो सब लिख देना आप। R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार के प्रयास किए गए। उसके बाद हम उनको प्रवासी भारतीय सम्मान दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उनको, ठीक है। और साथ ही साथ जो है उनके, वैसे तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए जो है उनके बच्चों को स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप देने की तो ये भी आप जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। हम देखेंगे कि जो हमारे FDI नॉर्म्स हैं उनको हम लिबरलाइज कर रहे हैं, हमारे जो FDI नॉर्म्स हैं उनको लिबरलाइज कर रहे हैं, मतलब जो मानक है उसके, विदेशी निवेश जो होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको, उसके जो मानक है उनको हम क्या कर रहे हैं, लिबरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप बता सकते हैं हमने कुछ योजनाएं उनके लिए तैयार की हैं, जैसे प्रवासी भारतीय बीमा योजना, प्रवासी भारतीय बीमा योजना,
प्रवासी भारतीय तीर्थ योजना, प्रवासी भारतीय तीर्थ योजना, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी कुछ योजनाएं हैं, जिसमें एक योजना है महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, प्रवासी सुरक्षा के लिए है, बस इतना काफी है। प्रवासी भारतीय बीमा योजना, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम क्या है। कि मान लीजिए पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भारत का रहने वाला है, ठीक है, पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भारत का रहने वाला है, तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी, इसको बोलते हैं OCI स्कीम, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम, 2006 में लॉन्च की गई थी। और ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी 2006 में, तो इसने क्या किया गया था, जो नागरिकता अधिनियम है, ठीक है, नागरिकता अधिनियम हमारा जो है उसमें संशोधन किया गया था। हमारे नागरिकता संशोधन में संशोधन किया गया था। द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2006, द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2006 by amending the Citizenship Act, by amending the Citizenship Act। अब देखो उससे क्या फायदा है, OCI से क्या फायदा है। OCI से फायदा ये है, ये हो गया कि अभी मान लिया जो भारत का रहने वाला है, तो ऐसे में बार बार वीजा के लिए अप्लाई करना। अब वीजा मान लिया पता चला 20 दिन का मिला, और पता चला उसको भारत में ही रहना है, 1 महीना और रहना है, 2 महीने और रहना है, तो उसको बार बार जो है फिर उसको जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। तो ये इसलिए किया गया ताकि भारत में कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। इसके द्वारा उनको मल्टीपल टाइम एंट्री मिलता है, जब भी चाहे आ जाए, जब चाहे चले जाए। घर है, घर का मतलब क्या होता है, घर में पूछना थोड़ा नहीं पड़ता कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। तो ग्रांटेड मल्टीपल टाइम एंट्री, मल्टीपर्पज है, मल्टीपल टाइम एंट्री, मल्टीपर्पज, और लाइफ लॉन्ग वीजा, लाइफ लॉन्ग वीजा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और उसके बाद फिर एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं नो इंडिया प्रोग्राम, नो इंडिया प्रोग्राम। नो इंडिया प्रोग्राम में यह है कि ये एक प्रोग्राम था, नो इंडिया प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम था मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स का प्रोग्राम था ये, जिसमें 18 साल से 26 साल के जो लोग हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी पार्टिसिपेट करना होता था। तो मतलब जो 18 से 26 साल के जो यूथ हैं वो इंडिया आए और इंडिया में आके देखें इंडिया को, नो इंडिया, भारत को जाने, ये कार्यक्रम था ये। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नो इंडिया प्रोग्राम काफी है और यूथ के लिए है, यूथ आके भारत को देखें, बस इतना ही है। और उसके बाद ट्रेसिंग द रूट प्रोग्राम है, ट्रेसिंग द रूट्स, ये 2008 में चालू किया गया था। ट्रेसिंग द रूट्स मतलब कोई भी पीपल्स ऑफ इंडियन जो है ओरिजिन, जिसको लगता है कि उनके फोर फादर्स जो हैं, उनके फोर फादर्स, तब उनकी पीढ़ी के कुछ जो उनके पहले के जो वंशज हैं, फोर फादर्स, वो भारत से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, अपना बही खाता पूरा निकालना है। तो ट्रेसिंग द रूट्स स्कीम सरकार ने चलाई थी, ट्रेसिंग द रूट्स। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी 2-3 और दे दूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल मैंने आपको ये बता दिया था कि डायस्पोरा का मतलब क्या होता है और आप समझ भी चुके थे, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ जो आपको अच्छे से समझनी है
कि जैसे पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, इसका मतलब भी आप समझते हैं भारतीय मूल के लोग, इंडियन ओरिजिन के लोग। लेकिन ध्यान रखना जो इंडियन ओरिजिन है उसमें क्या नहीं आता है, ठीक है, पीआईयू में क्या नहीं आता है, पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या नहीं आता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल। देखो कभी कोई पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भारत के रहने वाला है तो मैंने क्लियर कर दिया है भारतीय मूल का है, लेकिन भाई इन देशों का होगा तो नहीं चलेगा। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मान लिया कोई पीआईयू है, इंडिया से बहुत इंटरेस्टेड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ओसीआई कार्ड लेना पड़ेगा, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जब उसको ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हो जाएगा वो, तो उससे क्या हो जाएगा ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मल्टीपल टाइम एंट्री उसको मिलेगा तो उसको कंफर्टेबल फील करेगा। तो इसके लिए क्या किया गया था, हमारे एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, हमारा जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, संविधान में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पार्ट 2 में जो नागरिकता अधिनियम है हमारा 1955, उसमें संशोधन किया गया था। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब नागरिकता संबंधी संशोधन जब किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा थर्ड ऑप्शन है पार्लियामेंट, डी ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री। तो मुझे कृपया करके आंसर बताएंगे कि जब भी नागरिकता संबंधी प्रावधानों में अगर कोई संशोधन करना है तो उसको कौन करेगा, ठीक है, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है उसमें कौन करेगा, ये आप मुझे बताएंगे। और उसी के साथ जो है ये टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है, और इतना काफ़ी है, ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना बता दिया उतना ही प्रीलिम्स में आएगा, इससे ज़्यादा ना कोई पढ़ेगा और ना आपको जरूरत है पढ़ने की, इतना काफ़ी है, बस आंसर जो है घुमा फिरा के लिख देना, ठीक है बेटा। बाकी कुछ अपडेट आता रहेगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा व्हाट्सअप आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक हम एंड करते हैं, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आज बढ़ते हैं आगे, ये हमारा टॉपिक खत्म हो, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी देर में पॉज लूंगा फिर स्टार्ट करता हूँ।